नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लुक में। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यह है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास संख्या 6 है। इससे पहले मैंने आपको 5 क्लास करा दी है। अगर आपने वह 5 क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर रेलवे ग्रुप डी जनरल साइंस की प्ले में जाकर आप वह 5 क्लास देख सकते हैं। तो आज की यह क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है ओडोमीटर, बी ऑप्शन है थर्मामीटर, सी ऑप्शन है टेट्रामीटर और डी ऑप्शन है बैरोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ओडोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वह वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। जो थर्मामीटर है इसका प्रयोग शरीर का तापमान मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। और जो बैरोमीटर है इसका प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि हाइग्रोमीटर से क्या मेजर किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है उष्मा, बी ऑप्शन है आर्द्रता, सी ऑप्शन है बल और डी ऑप्शन है विकिरण। तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मेजर किया जाता है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है पायरोमीटर, बी ऑप्शन है आपका एपिडियोस्कोप, सी ऑप्शन है पेरिस्कोप और डी ऑप्शन है ओडोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पेरिस्कोप। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है लैक्टोमीटर, बी ऑप्शन है बैरोमीटर, सी ऑप्शन है थर्मामीटर और डी ऑप्शन है मल्टीमीटर। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लैक्टोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वह दूध की शुद्धता को मापने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर का जो प्रयोग किया जाता है शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। और मल्टीमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वह विद्युत धारा, प्रतिरोध, है ना, वोल्टेज आदि को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है स्ट्रोबोस्कोप, बी ऑप्शन है टेलीस्कोप, सी ऑप्शन है हेलियोस्कोप और डी ऑप्शन है सन मीटर। तो सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है हेलियोस्कोप। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है एमीटर, बी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, सी ऑप्शन है विभवमापी और डी ऑप्शन है वोल्टमीटर। तो विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है विभवमापी का। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एमीटर का जो उपयोग किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है किसी भी सर्किट में या किसी भी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को पता करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर का जो प्रयोग किया जाता है वोल्टेज को मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, बी ऑप्शन है आपका एनीमोमीटर, सी ऑप्शन है बैरोमीटर और डी ऑप्शन है आपका लैक्टोमीटर। तो सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एनीमोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है हवा का वेग पता करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हवा का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है दूध की शुद्धता को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है,
और जो आपका बैरोमीटर है यह वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका स्पीडोमीटर, बी ऑप्शन है टैकोमीटर, सी ऑप्शन है एनीमोमीटर और डी ऑप्शन है आपका क्रोनोमीटर। तो एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है आपका टैकोमीटर का। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है। जो आपका स्पीडोमीटर है यह मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है। जो आपकी बाइक होती है या कोई कार होती है उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है स्पीडोमीटर का। एनीमोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वह पवन के वेग के मापन के लिए किया जाता है। मतलब हवा का जो वेग होता है, जो स्पीड होती है, उसको मेजर करने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जो क्रोनोमीटर है इसका प्रयोग जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका क्रोनोमीटर का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? मतलब विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है आपको बताना है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है वोल्ट मीटर, बी ऑप्शन है एमीटर, सी ऑप्शन है ओम मीटर और डी ऑप्शन है आपका वेव मीटर। तो विद्युत धारा किससे मेजर की जाती है? वो की जाती है आपकी एमीटर से। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर की जाती है और ओम मीटर से प्रतिरोध को मापा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है दिशा, बी ऑप्शन है दूरी, सी ऑप्शन है गंध और डी ऑप्शन है गति। तो ओडोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है गाड़ियों में दूरी को मेजर करने के लिए किया जाता है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूरी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11, टैकोमीटर डैश का मापन करता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है मिश्र धातु के संगठन, बी ऑप्शन है द्रव की प्रवाह दर, सी ऑप्शन है तापमान और डी ऑप्शन है गतिपालक चक्र फ्लाईव्हील की गुणात्मक चाल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गतिपालक चक्र मतलब फ्लाईव्हील की गुणात्मक चाल, मतलब जो फ्लाईव्हील होता है उसकी रोटेशन स्पीड को मेजर करने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12, पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है परमाणु, बी ऑप्शन है न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और डी ऑप्शन है अणु। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अणु। पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है अणु जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। वैसे पदार्थ का सबसे छोटा जो कण होता है वो क्या होता है? परमाणु होता है। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा है तो वो होता है आपका परमाणु। लेकिन परमाणु स्वतंत्र नहीं होता, इस कारण इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा, अणु। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा था? इसने कहा था डैश पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। तो परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इस कारण से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अणु। क्योंकि अणु का स्वतंत्र अस्तित्व है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में दो अक्षर शामिल होते हैं? आपको बताना है कि इनमें से किस तत्व के जो सिंबल होता है उसके दो अक्षर है। ए कार्बन, बी आयोडीन, सी लोहा और डी फ्लोरीन। तो कार्बन का क्या होता है प्रतीक मतलब सिंबल? वो होता है सी, तो इसका तो एक ही अक्षर है। आयोडीन का क्या होता है? आई। और फ्लोरीन का क्या होता है? एफ। लोहे का क्या होता है? एफ ई। क्या होता है? एफ ई। तो इसने क्या कहा था? निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में दो अक्षर शामिल होते हैं? तो दो अक्षर किस में है? वो है आपके लोहा, एफ ई। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण
तत्व के नाम के एक या दो अक्षर से किया जा सकता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है बेर्जेलियस, बी ऑप्शन है डाल्टन, सी ऑप्शन है डेमोक्रिट्स और डी ऑप्शन है आपका लेवोसियर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बेर्जेलियस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है कार्बन, सी ऑप्शन है क्लोरीन और डी ऑप्शन आपका कैल्शियम। तो आपको बताने के निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर है। तो जो तांबा होता है उसका जो प्रतीक होता है वो होता है आपका Cu, कार्बन का क्या होता है C, क्लोरीन का क्या होता है Cl और कैल्शियम का क्या होता है Ca। तो एक एक अक्षर किस में है, तो वो है आपका कार्बन में, है ना। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कार्बन, क्योंकि इसने क्या कहा था, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है, तो वो कार्बन के में है ना। तांबे में भी दो है, Cu है, ठीक है, क्लोरीन में भी Cl है और कैल्शियम में क्या है Ca है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16, रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा डैश में लिखा जाता है। आपको बताने की रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर कैसे लिखा जाता है। ए तिरछे अक्षर, बी बड़े अक्षर, सी छोटे अक्षर और डी मोटे अक्षर। तो रासायनिक प्रतीक का जो पहला अक्षर लिखा जाता है वो कैपिटल लिखा जाता है, मतलब बड़ा लिखा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बड़े अक्षर। ठीक है, जैसे आप कार्बन का लिखना है तो सी हो जाएगा, है ना। आपको तांबे का लिखना है तो सी यू, तो सी पहले बड़ा बनाता है और यू छोटा बनाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न तत्वों में से अर्ध धातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से अर्ध धातु कौन से है। ए सल्फर और फॉस्फोरस, बी हाइड्रोजन और हीलियम, सी कार्बन और नाइट्रोजन और डी सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये क्या है, आपकी उपधातु है या अर्ध धातु है? क्या है, उपधातु या अर्ध धातु? मतलब अर्धधातु कौन सी होती है, वे तत्व जिनके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपधातु या अर्धधातु कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वो क्या है आपका, सिलिकॉन और जर्मेनियम है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? आपको बताना है इनमें से कौन सा तत्व उपधातु है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है बिस्मिथ, बी ऑप्शन है एंटीमनी, सी ऑप्शन है आपका सेलेनियम और डी ऑप्शन है आयरन। तो इनमें से उपधातु कौन सी है, वो है आपकी एंटीमनी। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एंटीमनी। इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि उपधातु किसे कहते हैं। उपधातु वो तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। उपधातुओं की संख्या कितनी है, टोटल 7 है। कौन कौन से है वो, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलोनियम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 7 कौन कौन से आपके उपधातु होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 19, डैश की प्राकृति विद्युत धनात्मक होती है। आपको बताने की इनमें से किसकी प्राकृति विद्युत धनात्मक होती है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका अधातुओं, बी ऑप्शन है आपका धातुओं, सी ऑप्शन है आपका अर्ध धातुओं और डी ऑप्शन है आपका उपधातुओं। तो इनमें से किसकी प्राकृतिक विद्युत धनात्मक होती है, वो होती है आपकी धातुओं की। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, धातुओं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 20, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघात थैली भी कहा जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन आपका गोल्जिका है, सी ऑप्शन आपका क्लोरोप्लास्ट और डी ऑप्शन आपका लाइसोसोम। तो आत्मघात की थैली किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका लाइसोसोम को। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, सेल का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए, बी ऑप्शन है एक प्याज के छिलके को निरीक्षण करते हुए, सी ऑप्शन आपका रक्त का निरीक्षण करते हुए और डी ऑप्शन आपका कोर्क का निरीक्षण करते हुए। तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो कोर्क का निरीक्षण करते हुए की थी।
ठीक है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोर्क किसे कहते हैं? जो पेड़ की छाल होती है उसके ऊपर जो डेड सेल होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोर्क। ठीक है, तो उसका निरीक्षण करते हुए रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 22। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो डैश में मौजूद होता है। आपको बताने की जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक जेली जैसा द्रव होता है, तो वो किसके बीच मौजूद होता है आपको बताना है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है केंद्रक और कोशिकांगों के बीच, बी ऑप्शन है आपका वसाव और उत्तकों के बीच, सी तंत्रिकाओं और कोशिकाओं के बीच, और डी केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। तो जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है वो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाता है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 23। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिकाओं के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली, बी ऑप्शन है आपका कोशिकांग, सी ऑप्शन आपका स्नायु कोशिका, और डी ऑप्शन आपका चिकनी पेशी कोशिका। तो कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? वो है आपका प्लाज्मा झिल्ली। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 24। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? आपको बताना है इनमें से कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। ए कोशिका, बी अंग, सी उत्तक, और डी नाभिक। तो जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो क्या है? कोशिका, सेल है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कोशिका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है गोल्जिकाए, बी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन है लाइसोसोम, और डी ऑप्शन है आपका राजधानी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाइसोसोम। मैं आशा करता हूं कि आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।